यज्ञ करावे, कर्म करावे, निर्धाराने लढत राहावे, संकटांची करुणी संधी, शिखर पेलले स्कंधी. कधी राजा कधी निराशा, देण सोडले आम्ही असे घडलो, आम्ही असे घडलो, आम्ही असे घडलो, आम्ही. नमस्कार मंडळी, मी अंजली टाले तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते आपल्या कार्यक्रमात, ज्याचं नाव आहे असे घडलो आम्ही. माझ्यासोबत माझे सहसूत्रसंचालक आहेत, जे युवा उद्योजकांची पिढी घडवतात आणि जे नजरा टेक्नॉलॉजीजचे CMD आहेत, विकास मित्र सेन. सर, मी तुमचं या मंचावर हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. Thank you very much. I am so happy to be here and we have a special guest. येस, त्यांच्याचबद्दल आपण बोलणार आहोत. मंडळी, आता सोशल मीडियाच्या काळात, कॉपी पेस्टच्या काळात किंवा OTTच्या काळात कितीही नाही म्हटलं ना तरी ओरिजिनॅलिटी, अस्सलपणा याच्यापासून आपण कुठेतरी दुरावत चाललो आहे. आधी बघा ना कसं व्हायचं की आपण चित्रपट पाहण्यासाठी चित्रपटगृहात जायचो, नाटक पाहण्यासाठी आपण नाट्यगृहात जायचो. अगदीच आजी आजोबांच्या काळात जायचं झालं तर संगीत ऐकण्याचं एकमेव माध्यम होतं रेडिओ आणि कॅसेट्स. तर या ओरिजिनल मूळ संकल्पनांना ओरिजिनल ठेवणं, त्यांच्यातला अस्सलपणा जपणं, त्यांचं कायदेशीर रक्षण करणं, त्यांना विशेष अधिकार प्राप्त करून देणं आणि आपल्यासारख्या रसिकांपर्यंत त्या संकल्पना अगदी निर्विवादपणे पोहोचवणं, यात सगळ्यात मोठा वाटा असतो तो कॉपीराईटचा. तर गेल्या 30 वर्षांपासून जे उद्योग जगतात काम करत आहे आणि ज्यांना कलेक्टिव्ह मॅनेजमेंट ऑफ कॉपीराईट मॅन ऑफ इंडिया असं ओळखलं जातं आणि सद्यस्थितीत ते इंडियन सिंगर्स म्युझिशियन्स राईट्स असोसिएशन इसामरा चे फाउंडर, डायरेक्टर आणि CEO आहेत, असे संजय टंडन सर यांचं आपण या मंचावर आज हार्दिक हार्दिक स्वागत करूया. सर, तुमच्या मंचावर खूप खूप स्वागत आहे. थैंक यू, शुक्रिया. और बड़ा अच्छा लग रहा है कि भारत में कॉपीराइट की बात हो रही है. और जैसे आपने सही कहा कि फिल्म देखना हो तो हम स्टूडियो जाते हैं, मतलब थिएटर जाते हैं जी. अगर हमको कुछ OTT या इस तरीके से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से कुछ देखना है तो मोबाइल पे हम देख लेते हैं, सब चीज़ें हमारे पास कर लेते हैं. मगर संगीत, म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होती. आप संगीत हर एक चलते चलते इंसान गा सकता है, गुनगुना सकता है. और आप बताइए कि हमारे कंट्री में ऐसा 100 मीटर दूरी आप नहीं चल सकते जहाँ संगीत कान में ना पड़े. बच्चा जब पैदा होता है तो संगीत में पैदा होता है, रो कर पैदा होता है, मगर वो रोना भी एक संगीत होता है माँ के लिए. तो संगीत जो है वो हमारे ज़िंदगी का सबसे पहला अंश है. मगर उस संगीत को जो बनाने वाले हैं, जो संगीत को क्रिएट करते हैं, देखिए जैसे इंजीनियर है, इंजीनियर पूरा सीखता है, डॉक्टर पूरा सीखता है तब डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है. संगीत ऐसा है कि सीखा नहीं जा सकता है, उसको सीखते हैं उसको उभारने के लिए. तो उसको उभारने के लिए सीखते हैं, मगर जो एक क्रिएटिविटी होता है, एक अंदरूनी होता है, वो भगवान की दी हुई वरदान है. मगर अनफॉर्चुनेटली वो भगवान की दी हुई वरदान को लोगों को, जो हम लोग हैं, उनकी इज्जत नहीं कर पाते. वो इस वजह से कॉपीराइट आया है. कॉपीराइट, पहली बात तो ऐसा है, हम जब कॉपीराइट सुनते हैं तो शायद पत्रकार लोग हैं, आप लोग हैं, TV वाले हैं, सब घबरा जाते हैं. कॉपीराइट 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 है, कॉपी ये मत करिए, वो मत करिए. नहीं, तो कॉपीराइट कोई डरने की चीज़ नहीं है, कोई खौफ नहीं है. कॉपीराइट ऐसी चीज़ है, प्यार की चीज़ है, संगीत की चीज़ है. कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि जिसने उस चीज़ को रचाया है, जिसने उस चीज़ को बनाया है, जो भी चीज़ को बनाया है, उसको उसका हक होता है. दैट इज़ कॉपीराइट. और जब हम हक बोलते हैं तो हम सब जितने भी लोग हैं, छोटे से लेके बड़े तक, सब अपने हक का पैसा मांगते हैं ना. हम कहीं जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो हमारा हक है सैलरी, राइट है. हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा हक है प्रॉफिट बनाना, हमारा हक लॉस बनाना तो नहीं है. मगर एक आर्टिस्ट
एक कलाकार क्या करे, कहाँ जाए? कहाँ जाए? उसको केवल म्यूजिक बनाना आता है, उसको आता ही नहीं कुछ, उसको फॉर्म तक फिल करना नहीं आता। तो उसको कैसे हम बताएं, क्योंकि वो साधारण इंसान नहीं है। साधारण इंसान हम लोग हैं जो केवल हमको हम जो सीख के बड़े हुए हैं, जो पढ़ लिख के बड़े हुए हैं, वो हम काम कर रहे हैं, तो हमको पता है। मगर आर्टिस्ट वैसा नहीं है। आर्टिस्ट एक कुदरत की देन है, भगवान की देन है। तो सबसे पहले तो मैं आर्टिस्ट को देव तुल्य मानता हूँ। वो देव तुल्य इंसान है, और जब वो देव तुल्य इंसान है तो मेरे को लगता है हम सबका, सारी जनता का ये दायित्व बनता है, ये फर्ज बनता है कि हम उस देव की पूजा करें, उस देव की हम रिस्पेक्ट करें। और रिस्पेक्ट हम कॉपीराइट आज तक हम करते आ रहे हैं। कैसे रिस्पेक्ट होती है आर्टिस्ट की? सुनिए, आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट आपने देखा होगा, आर्टिस्ट को बुलाया जाता है स्टेज पे, उसको हार फूल माला पहनाई जाती है, शॉल पहनाया जाता है, नारियल दिया जाता है, और उसको बोलता है आपने बहुत बड़ा काम किया, थैंक यू, बस वहीं खत्म। भाई उससे उसका किचन नहीं चलता। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आर्टिस्ट को ये सम्मान आपको देना है, दीजिए। ये एक इंडियन कल्चर वाला सम्मान है, आप दीजिए उसको, मगर साथ में उसको ये भी दीजिए यस, जो नहीं मिलता है। ये देने का नाम कॉपीराइट है। तो कॉपीराइट का जो इजाज़ हुआ वो इसी हिसाब से हुआ कि उस आर्टिस्ट को, उस कलाकार को जिसने वो गीत बनाया है, यानी कि ट्यून बनाई है, जिसने उसके गीत लिखे हैं, जिसने उसको गाया है और जिसने उसमें बजाया है, इन सब लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। एक बार का हक नहीं, मिलता रहना चाहिए। जिसको परपेचुअल, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा पेंशन। कलाकार को पेंशन नहीं है। हम जॉब करते हैं सब जगह, हमको पेंशन है रिटायरमेंट के बाद। वो बेचारे रिटायरमेंट के बाद क्या करेगा? घर जाके बैठ जाते हैं, खत्म। नो प्रोविडेंट फंड, नो ESIC, नो पेंशन। दैट इज व्हाट इज कॉपीराइट। ये कॉपीराइट का किस्सा इनके साथ मैं भी जुड़ा था, बिल्कुल साथ में। फाइनली मैंने देखा ये सब होते हुए, वाह। और ये थे, कर रहे तो ये थे, मैं तो पीछे पीछे ही था, लेकिन हर मोमेंट मैंने देखा है वो। सही, बिल्कुल। क्योंकि एक ज़माना था 1985 का, 1985, तब तो कॉपीराइट का सी भी कोई नहीं जानता था ओके। इंडिया में। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता था, कॉपीराइट का मतलब होता है राइट टू कॉपी। तो राइट टू कॉपी नहीं है। तो इसमें एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि कॉपीराइट का जन्म कैसे हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब श्रोताओं को भी पता होना चाहिए कि कॉपीराइट का जन्म कैसे हुआ। तो कॉपीराइट सबसे पहले कोई टैक्स नहीं है कि हमको देना पड़ रहा है। अरे यार ये क्या, ये चीज़, अब इसका भी पैसा दो, म्यूज़िक बजाने का भी पैसा दो। नहीं जी, पहली बात वो सोच कर जब आप सोच अपनी चेंज करेंगे तब आपको लगेगा नहीं कॉपीराइट देना चाहिए, आपको खुद लगेगा सुनने का। हाँ, सुनने का। तो कॉपीराइट का ये मतलब है कि अगर किसी की बनाई हुई चीज़ आप सुन रहे हैं अपने प्लेजर के लिए, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, फ्री। वो आर्टिस्ट भी नहीं कह रहा, तभी तो वो बना रहा है ना जी। मगर अगर वो बनाई हुई चीज का धंधा कोई दूसरा आदमी कर रहा है, कमर्शियलाइज, और दूसरा आदमी कॉमर्शियली उसमें से पैसा बना रहा है, तो फर्ज बन जाता है कि जो आप कमा रहे हो उसमें थोड़ा पैसा इनको दे, तो थोड़ा जी, पार्टनरशिप नहीं, थोड़ा। इसको कॉपीराइट बोलते हैं। तो हुआ क्या था कि 1850 के आसपास, 1852 में फ्रांस में एक जनाब, आप जैसे विकास जी, आप बैठे, आप आपके रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आपने सुना, आप अपना खाना खा रहे हैं, बाद में वेटर आता है, बिल लेके आता है, तो इन जनाब को बिल दिया, तो जनाब ने बिल लिया, अच्छा देखा, रख दिया, चलने लगे। तो उसने बोला सर पेमेंट। तो उसने बोला काय का पेमेंट? सर आपने खाना खाया, आप मेरा म्यूजिक बजा रहे हैं, उसका पैसा आपने दिया मुझे, तो आपका धंधा है ये रेस्टोरेंट का, खाना बनाना, ये करना, तो आपने मुझे बिल दिया, वो मेरा धंधा है तो मैं आपको अपना बिल देता हूँ। तो भैया बार्टर एक्सचेंज हो गया, नमस्ते जी। आपने मेरा माल फ्री में ले लिया, मैंने आपका माल फ्री में ले लिया, खत्म हो गई बात।
वहाँ से कॉपीराइट शुरू हुआ कि इस चीज़ को एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, इसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म दिया जाए कि नहीं, ये चीज़ भी एक प्रोडक्ट है, म्यूज़िक भी एक प्रोडक्ट है, क्योंकि उस आदमी ने अपनी जी जान लगाया है, अपना टाइम लगाया है, अपना पैसा लगाया है। आज भी जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहाँ भी आज जो रिकॉर्डिंग हो रही है तो खर्चा होता है जी यहाँ पे, इतने लोग हैं, कैमरामैन्स हैं, साउंड हैं, सब लोग, खर्चा हो रहा है। जी वो खर्चा कौन रिकवर करेगा? तो खर्चा रिकवर करने का हक होना चाहिए। तो अब जैसे ये प्रोग्राम है, इसको प्रोग्राम का कॉपीराइट दूरदर्शन के पास होगा। जी अब मैं यही प्रोग्राम का कटिंग करके मैं अपने कहीं चला दूं और उसमें से एक लाख रुपए किसी से ले लूं, वो गलत है। कॉपीराइट एक्ट है, जी कॉपीराइट एक्ट 1957, या वो एक संविधान में वो एक राइट है, एक्ट है, और हम सब उसी को मानते हैं और सबको मानना चाहिए। तो आपको मोटिवेट कौन करा ये पायनियर करने के लिए? मैंने देखा है, देखिए, जब मैं 20-21 का था, कि जैसे आप जानते हैं कि मैं गाता भी हूँ, जी तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था, ओके और चार्टर्ड अकाउंटेंसी और लॉ दोनों। तो उस टाइम पर एक संस्था थी जो कि एक डिफंक्ट संस्था थी, डिफंक्ट चलती नहीं थी, उसका नाम था IPRS, इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी। यस और वो संस्था थी संगीतकार और गीतकारों की बनाई हुई और उसमें हम ऑडिटर थे। ओके तो संजोग से, चूंकि मैं वो ऑडिट संभालता था और उसके जो हेड थे वो चल बसे, तो सारा भार जो है वो जो उस टाइम बोर्ड के चेयरमैन, जो इस संस्था के चेयरमैन थे, वो नौशाद साहब थे। तो नौशाद साहब से, चूंकि मैं गाता था तो उनके लिए भी गाता था, तो उन्होंने कहा कि संजय बेटा, अब ये हमको तो कुछ समझता नहीं इसमें, अब तुम ही करो जो कर सकते हो। अब वो डिफंक्ट संस्था थी, मतलब कुछ पैसे नहीं थे उसमें, कुछ भी नहीं था। तो 1-1.5 साल तक तो मैंने भी आऊँ करके करा, भाई कौन करेगा, मतलब एक यूथ आदमी ऐसी जगह नहीं जुड़ना चाहेंगे ना, भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, इतना बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड लॉ, और मुझे अपना करियर देखना है। वो अलग से एक स्टोरी है कि मुझे कैसे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ज्वाइन होना चाहिए, मगर मैं ज्वाइन हो गया। तो मुझे ये ड्यूटी थी मेरी, एज अ जनरल मैनेजर मैं था वहाँ, तो मैंने ये ड्यूटी अपने ऊपर रखी कि भाई संगीतकार और गीतकार का हक अंडर द 1957 कॉपीराइट एक्ट बनता है। फॉरेन कंट्रीज़ में कोई भी आर्टिस्ट होता है, अगर उसका एक गाना भी हिट हो गया तो उसको पूरे ज़िंदगी काम नहीं करना पड़ता है। हाँ हमने सब सुना है। यस इसी तरह से मैंने तब सुना था अपने यूथ में, तो मैंने कहा जब वो वहाँ हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है, एंड आई टुक इट अप एज अ चैलेंज। तो वहाँ से मैंने शुरुआत करी, और होटल्स, रेस्टोरेंट्स, यहाँ वहाँ से लड़के, उनके फेडरेशन से लड़ के हम पैसा इकट्ठा किया। और जैसे आप बता रहे हो मैंने कैसे किया, अब आप बोलेंगे कि भाई रेस्टोरेंट में गाना बजाने का, मेरे को सब ये मिलता था, अरे रेस्टोरेंट में बजाने का पैसा देना पड़ता है, पागल हैं क्या? CD मैंने खरीदा है, तब कैसेट होते थे, कैसेट मैंने खरीदा है, टेप रिकॉर्डर मेरा है, ये रेस्टोरेंट मेरा है, सब मेरा है, मैं बजा रहा हूँ। मैंने कैसेट खरीदा क्यों है? गाना सुनने के लिए तो खरीदा है। अब आप बोल रहे हो कि गाना सुनने का पैसा दो, हाँ जी सुनने का है, उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़िए कि अगर ये CD या ये कैसेट आप अगर पब्लिक प्लेस में बजाते तो आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, आप दे नहीं रहे हो। हमने अपना रेट कार्ड बनाया बेस्ड ऑन इंडियन तहजीब। आज मैं आया यहाँ इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू शुरू करने से पहले आपने मुझे 1 कप चाय पूछी, ये हमारा इंडियन तहजीब है जी। तो मैंने रेस्टोरेंट से ये कहा कि भैया वही तहजीब को यहाँ भी कर लेते हैं कि आप गाना बजा रहे हो और आपका दायित्व बनता है कि आपको उसका परमिशन लेना है। तो सपोज आप लता मंगेशकर जी का गाना बजा रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी का गाना बजा रहे हैं, किशोर कुमार का गाना बजा, 3 लोगों का, बाकी सोचो सिर्फ 3। अब ये 3 लोगों का गाना नहीं है, अंडर द कॉपीराइट एक्ट आपको किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर से परमिशन लेनी है। फिर ये गाना किसने बनाया? शंकर जयकिशन ने। लिखा किसने? साहिर लुधियानवी ने। तो उनको भी आप कांटेक्ट करो, उनसे भी परमिशन लो। फिर
म्यूजिक कंपनी कौन सी है, उनसे भी परमिशन लो, मतलब आपको 6 7 8 परमिशन लेनी पड़ेंगी। जी। आप तो पागल हो जाओगे। और अगर आप सपोज फिर भी ऑनेस्ट सिटीजन हैं, आप इन सबको कांटेक्ट करोगे, पहली बात आपको कांटेक्ट हो पाएगा, आप लता मंगेशकर जी को फ़ोन पे ले पाएंगी, कितने दिन में आपको उनका अपॉइंटमेंट मिलेगा, चलो मिल भी गया तो आपको उनसे रेट तय करना पड़ेगा, कितना पैसा दूं। तो कोई कहेगा मेरा गाना बजाने का ₹1,00,000 दो, कोई बोलेगा 1 2, कोई बोलेगा नहीं बेटा फ्री में कर लो, कोई ऑर्डर नहीं है। इस वजह से कॉपीराइट सोसाइटीज़ का आगमन हुआ। तो मैंने जो रेट रखा, मैंने कहा आप ऐसा करो, आप सबका गाना बजाओ, जितनों का गाना बजाना है, माइकल जैक्सन का भी गाना बजा लो। मुझे द लीस्ट प्राइस ड्रिंक, आपका मेन्यू कार्ड में सबसे कम से कम कौन सा है दाम का चीज, पानी, ये छोटा बॉटल, 5 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया पर डे दे दो, 3,650 रुपए आपको देने हैं। हम मैच देखने जाते हैं, मैच देखने जाते हैं ना, गाना सुनने तो नहीं जाते हैं। तो गाना क्यों बजा रहे हैं वो लोग? हर चौका मारो तो गाना, छक्का मारो तो गाना, तो कुछ वैल्यू होगी वो समझते हैं जी। तो अगर वैल्यू है तो उसका दाम दे दो। तर असा कुठला अनुभव तुमच्या संपूर्ण आयुष्यात आला असेल की जो तुम्ही विसरू शकत नाही किंवा ते तुमच्यासाठी खूप कठीण होतं त्या ठिकाणी ते समजवणं की हे का गरजेचं आहे? 1993 कॉपीराइट इंडिया में, चलो अभी बहुत बच्चे बहुत एलिमेंट्री स्टेज पे है, यहाँ लोग नहीं मानते हैं, मगर फॉरेन कंट्री में तो मानते हैं ना जी। तो अगर हमारा भारतीय संगीत फॉरेन कंट्री में बज रहा है जी। तो वो फॉरेन कंट्री वाले अपने लोगों को तो पैसा दे रहे हैं, तो हमको भी देना चाहिए। सही बात है। क्योंकि जो दोनों देशों के बीच में जो अग्रीमेंट्स होते हैं, जिसको बायलैटरल अग्रीमेंट्स बोलते हैं दोनों देश में, तो हमारे और इंग्लैंड के बीच में भी ये बायलैटरल अग्रीमेंट है। तो उसमें ये था कि भाई कॉपीराइट का, हमारा कॉपीराइट आप देखेंगे, आपका कॉपीराइट हम देखेंगे हमारे कंट्री में, ऐसा एक अग्रीमेंट होता है। तो उस बेसिस पर मैं इंग्लैंड पहुंच गया, 1993 में लंदन गया और वहाँ मैंने BBC और चैनल 4 में धरना कर दिया। और मैंने कहा कि BBC चैनल 4, वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि आप तो कॉपीराइट के एक्सपर्ट हो, आप कॉपीराइट का तो एक एक पैसा सबको दे देते हो, तो भैया मेरा किधर है पैसा? हमारा क्या हुआ? मेरे इंडियन आर्टिस्ट का पैसा किधर है, वो तो दीजिए। सही बात है। तो उनके साथ 15 दिन वहाँ धरना करके, नेगोशिएट करके, बातचीतें करके, पहली बार भारत में मैं 72,000 पाउंड्स पहली बार भारत में आया उस टाइम पर 1993 में। ओह माय गॉड। और उस पर लिस्ट आ गई, मैं लिस्ट लेके आ गया था कि ये गाने चैनल 4 ने बजाए थे, ये गाने जो है BBC ने बजाए थे और इनका इतना इतना पैसा बनता है। आके मैंने अपने ऑफिस को बोल दिया कि भाई ये लिस्ट है और ये पैसा आ गया है, अब इनको पैसों को अपने इन लोगों में बांट दो। तो उसमें ऐसे भी गाने निकले, एक उसमें ऐसा गाना निकला, बहुत पॉपुलर गाना है, नाम नहीं लेना चाहूँगा मगर बहुत पॉपुलर गाना है, और उसमें ये था कि मैंने कहा ये गाना ये गाने का कुछ 16,000 रुपये बन रहे थे, बांट दो। तो पता लगा नहीं, वो जो इसके संगीतकार हैं वो अब नहीं रहे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉपीराइट एक्ट के तहत उनके जाने के 60 साल तक रॉयल्टी उनके या उनके फैमिली को मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी जी जी। कि 3 जनरेशन्स आर्टिस्ट की यहाँ से रॉयल्टी ले सकते हैं। वाह। तो मैंने कहा कि भाई देखिए, उनको ढूंढिए, उनकी बीवी बच्चे कहाँ हैं और उनको दे दीजिए। तो हमने वो बीवी बच्चे ढूंढे, अचानक मिले, फिर उनकी तफ्शीश करी कि भाई यही है ना बीवी बच्चे, कोई भी खड़ा हो जाएगा मैं बीवी बच्चे हूँ 16,000 रुपये के लिए। तो हमने पता किया और इतनी दरिद्र कंडीशन में हमको वो बीवी मिली कि कहा नहीं जा सकता है, शर्मनाक जगह पे। मतलब हम सबकी, जनता की, खुद की नाक कट जाएगी अगर ये पता हो कि उनको कहाँ हम मिले। और जब उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा बेटा आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे पति आज भी जिंदा हैं, वो आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। वाह। एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा गाना, एक गाना जिसने लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दिया,
वो इंसान, वो लेखक, वो गीतकार जे हॉस्पिटल के फुटपाथ पे मरे। माय गॉड। कफन के लिए पैसे नहीं थे, हम जाके देके आए। और मैं जब कह रहा हूं हम जाके देके आए हैं, खुद का हक का होना कुछ अलग बात होती है। हक का 1 रुपया 100 रुपए डोनेशन के बराबर है। तो वो हक सा जो एक अलग महत्व होता है वो है। यहाँ प्रॉब्लम्स केवल ये नहीं थी कि देने वालों को भी समझाऊं, लेने वालों को भी समझाना पड़ रहा था। उनकी खुद की कला के लिए। हाँ, और जो दूसरे लोग हैं उनको भी समझाना पड़ता, जैसे हमारी जुडिशरी है जी, हमारा लेजिस्लेटिव है, इनको भी समझाना पड़ता भाई इसके लिए पैसे देते क्यों, हर एक को ही है, अरे म्यूजिक ही तो बजा रहा है ना वो, तो उसके पैसे कैसे। इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं, इस चैलेंज में घुस जाते हैं और देखते हैं कहाँ तक आया। तो 1993 से लेके 2004 तक मैंने वही संस्था जिसकी कोई इनकम नहीं थी उसको मैंने 14 करोड़ तक पहुंचाया। 1957 का जो एक्ट था हाँ, उसके मुताबिक सिंगर को राइट नहीं था, कानूनी तौर पे नहीं था। बिकॉज ही वॉज पेड यस फॉर द सॉन्ग। यस। तो क्या हुआ, जब हमने ये लड़ाई शुरू करी 1993 में, तो 1993 के अगस्त सितंबर के महीने में मुझे याद है लता जी और मैं एक फंक्शन में थे दिल्ली में, और वहाँ केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने अपने तकरीर में कह दिया कि सिंगर्स आर वोकल इंस्ट्रूमेंट्स, सिंगर्स आर वोकल इंस्ट्रूमेंट्स। तब मैंने वादा दिया, लता जी ने मुझसे वादा लिया कि अब हम साथ में लड़ेंगे, तू बोल तेरे को क्या क्या चाहिए, हम साथ हैं। 22 साल लड़ने के बाद 21 जून 2012 में हमारा कॉपीराइट एक्ट अमेंड हुआ। जावेद साहब पार्लियामेंट में थे ऑब्वियसली, तो उन्होंने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया, उनके बगैर तो ये अमेंडमेंट हो नहीं पाता। तो 21 जून 2012 में पार्लियामेंट ने लॉ चेंज किया जी, जिसमें ये हो गया कि अब सिंगर को भी रॉयल्टी मिला करेगी जहां भी उसका गाया हुआ गाना कॉमर्शियली बजे। और ये रॉयल्टी देने के लिए प्रावधान एक्ट में ये है कि एक संस्था बनाओ, आप सिंगर लोग मिलके एक संस्था बनाओ और ये संस्था उस चीज को कलेक्ट करे और सब में बांट दे। वाह, और इस वजह से इसरा जो संगठन है उसका निर्माण हुआ, इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन। इंडियन तो 2013 में हमने इसरा का स्थापना करी। वाह, मैं यही पूछ रहा था, अलाउ मी, यस 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 प्लीज। कि इसरा और इसामरा में क्या फ़र्क है? मैं दोनों नाम सुनता हूँ। अच्छा हाँ, नहीं तो जैसे मैंने भी कहा 3 मई 2013 में फिर हमने जब लॉ चेंज हुआ और लॉ ने ये कहा कि अब सिंगर को भी रॉयल्टी मिलेगी, जी तो इसरा का गठन हुआ, इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन। जी, तो सारे सिंगर जिसमें लता जी वॉज द चेयरपर्सन, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बना, वी हैड सोनू निगम जी, सुरेश वाडकर जी, अलका याग्निक जी, ये सब फाउंडर मेंबर्स थे। तो हमने ये संस्था बनाई इसरा और ये हमने चलाई, सारा चैलेंजेस हुआ स्वीकार। मैंने नोटिस दिए सबको कि भैया पैसा, ये नया राइट है, पैसे देने पड़ेंगे। अब उसमें चैलेंजेस आए, नहीं देंगे क्योंकि नया है, प्रूव करो, कोर्ट के ऑर्डर लेके आओ, ये करो वो करो, सब चैलेंजेस थे। वो चैलेंजेस केस करके दिल्ली हाई कोर्ट से मैं 2 जजमेंट्स भी लेके आया हमारे फेवर में। उसके बावजूद भी चैलेंजेस थे, चैलेंजेस और भी आ गए कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो यूज़र ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑल इंडिया रेडियो जी, या एफएम रेडियो स्टेशंस, ये सब ने मिलजुल कर फिर एक गैंग बनाकर, आई एम सॉरी टू यूज़ दैट लैंग्वेज, No, no, बट फिर से एक गैंग बनाकर इन्होंने कहा कि नहीं, हम ये मानते ही नहीं हैं, मतलब कानून को नहीं मान रहे हैं। अब अगर आपको चाहिए तो आप कोर्ट से जजमेंट ले आइए, हम आपको दे देंगे, कोई प्रॉब्लम, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर हम मानते नहीं। मगर हम ये कह रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप कोर्ट से ऑर्डर ले आइए, हम दे देंगे आपको, क्योंकि हम ऑलरेडी अभी पैसा जो है वो म्यूजिक कंपनी को दे रहे हैं। तो ऑल इंडिया रेडियो का ये कहना था भैया हम ये पैसा जो है प्रोड्यूसर को दे रहे हैं, तो आप प्रोड्यूसर से पैसा लीजिए ना, हमसे क्यों आ रहे हैं वहीं। मगर लॉ ये कह रहा है मुझे आपसे लेना है, उनसे लेना ही नहीं है, तो मैं उनके पास कैसे जाऊँगा। तो सारे लोगों ने मिल के, सिमिलरली स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने एक अपना गुट बना के उन्होंने कहा नहीं, हम आपका नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं, हम कोर्ट ले जाइए आप हमको, तो हर चीज़ को कोर्ट है। तो ये चैलेंजेस होते होते भगवान ने
ऑफ कोर्स मतलब दुनिया के लिए गलत हुआ, बट भगवान ने हमारे लिए एक अच्छा काम कर दिया कि कोविड ले आए। क्यों अच्छा क्या हुआ उसमें? कोविड हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। अच्छा ऐसे कैसे? क्योंकि कोविड के टाइम पर सारे लोग अपने घर में बड़े उदास से थे और मेंटली थे। स्ट्रेस्ड आउट थे। जी तो हमको प्रधानमंत्री जी के दफ्तर से फ़ोन आया कि भाई आप लोग तो सारे सिंगर्स के एसोसिएशन हैं, आप लोग तो हो, तो अब आप लोग का दायित्व बनता है कि आप बेचारे हमारे सारे जनता है जन जनार्दन को उनको एंटरटेन करें घर पे, टीवी पे। सब लोग टीवी पे ही लगे हुए हैं। जी तो फिर हमने एक फर्स्ट टाइम 3 डे कॉन्सर्ट किया ऑनलाइन, फर्स्ट ऑनलाइन कॉन्सर्ट। और हमारे सारे 18 सिंगर्स थे, सारे नामी सिंगर्स, आशा भोसले, एसपी बालासुब्रमण्यम, हरिहरन, अलका याग्निक, एवरीवन, बड़े से बड़ा, उन सब ने इसमें भाग लिया। और हमने 3 दिन में हमने सब ने अपील करा उस टाइम पर कि 1 रुपया जो है वो पीएम केयर फंड में चला जाए। दूरदर्शन वॉज वेरी वन ऑफ द मेन बिगेस्ट चैनल्स जो हमने उसमें उनको किया, विद द रिजल्ट कि वी लिटरली हिट 232 बिलियन व्यूज। अमेजिंग। इतने लोगों ने देखा। इट्स ह्यूज। कितने रुपए आ गए? और रुपए जो पीएम केयर फंड में आ गए वो बहुत थे, मैं फिगर तो नहीं बोल सकता, वो तो गवर्नमेंट दे, मगर बहुत इतने रुपए आ गए कि पहली बार ये लगा कि यार म्यूजिक वालों ने हमारे लिए इतना काम किया और हमारे म्यूजिक वाले ही को कॉपीराइट रॉयल्टी नहीं मिल रही है। तो गवर्नमेंट का भी दिल जागा कि हमको भी कुछ करना चाहिए जी। और उसमें से फिर शुरू हुआ। और मैं पूरा श्रेय देना चाहूँगा हमारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो आज भी मंत्री हैं और अब आज उनका पदभार भी वही है, जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं हमारे श्री पीयूष गोयल जी। तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया और उन्होंने ये पूरी चीज़ को आगे लेते गए, जिसकी वजह से अक्टूबर 2022 में इंडस्ट्री वाइड अग्रीमेंट एक हुआ बिटवीन इसरा एंड ऑल द म्यूजिक लेबल्स ऑफ द कंट्री, सारे कंट्री के म्यूजिक लेबल्स। कॉपीराइट मैनेजमेंट, रॉयल्टी कलेक्शन, अब ये सब चीज़ों का फ्यूचर क्या है इंडिया में? फॉरेन में तो अपने को पता है, सब रिटन डाउन है, क्लियर कट है। इंडिया में अभी भी अनक्लियर है जी। इंडिया में भी सारे कानून बहुत बढ़िया हैं। जो हमारा कॉपीराइट एक्ट है इज वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्स इन द वर्ल्ड। हम लैक करते हैं एनफोर्समेंट में, इम्प्लीमेंटेशन में। अब जो है हमारा और हमारे गवर्नमेंट का जो दृष्टि है अब वो आ गई है इम्प्लीमेंटेशन पे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। उसकी शुरुआत जो है, जैसे मैंने कहा, अक्टूबर 2022 में मैंने शुरुआत कर दी कि हाथ मिलाए म्यूजिक कंपनी से। अब बातचीत हो रही है और हमारे मंत्री पीयूष गोयल जी ने एक वन विंडो का एक कमिटी का गठन किया है, वन विंडो म्यूजिक लाइसेंसिंग कमिटी। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है इंडिया में। ही इज द Music का। ओनली मैन टू डू Yes. दिस वर्क। आज की बात नहीं है, बहुत साल से जब चल रहा है ये। मी आणि माझे सहसूत्रसंचालक तुमचं खूप खूप अभिवादन करतो। Thank you. तुमचं कार्य हे मला नाही वाटत की याच्यानंतर कोणी तुम्ही जे करून ठेवलंय हे तसं कोणी करू शकेल असं मला वाटत नाही। Nobody can do. येस, मला आशा आहे की आपण ह्या चर्चा परत परत पुन्हा पुन्हा बऱ्याच लांब काळासाठी करत राहू। तोवर मी अंजली टाले आणि माझे सहसूत्रसंचालक विकास मित्रसेन तुमची रजा घेतो। तोवर गाणी ऐकत राहा आणि आपापली जबाबदारी जाणून घ्या। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। यज्ञ करावे, कर्म करावे, निर्धाराने लढत राहावे, संकटांची करून संधी शिखर पेलले स्कंधी। कधी राजा कधी निराशा देण सोडले आम्ही असे असे घडलो आम्ही, असे घडलो आम्ही, असे घडलो